वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि को जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो में विसर्ग संधि के दो नियमों को जान लिया है तथा विसर्ग संधि की परिभाषा तथा विसर्ग संधि किन प्रकारों से होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, इसको हम लोगों ने जान लिया है। इस वीडियो में हम लोग विसर्ग संधि के तीसरे, चौथे और पांचवें नियम को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। तो विसर्ग संधि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो, उससे जो नया शब्द बने वही विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है या वही विसर्ग संधि है। क्या? जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। और यह विसर्ग संधि का दूसरा वीडियो है। ठीक, इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब अब देखिए, सबसे पहला नियम क्या था? जब ई या ई ऊ के बाद आए तो का खा पा फा, तो उस विसर्ग का परिवर्तन हो जाता था। इसमें क्या है? तीसरा नियम है। इसमें क्या है? जब आ के बाद विसर्ग आए तो का आ के बाद विसर्ग हो या विसर्ग के पहले आ हो, इसको चाहे जैसे बोली, चाहे विसर्ग के पहले आ हो या आ के बाद विसर्ग हो, तब बाद वाले पद का पहला वर्ण क्या हो, का खा पा फा में से कोई एक हो, तो उसका क्या? विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक, क्या? जब विसर्ग के पहले आ आए और विसर्ग के बाद या कहिए दूसरे पद के प्रथम वर्ण में का खा पा फा में से कोई एक हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता, जैसे लिखा रहता है वैसा ही विसर्ग का प्रयोग होता है। तो देखिए, इसका उदाहरण देखिए, प्रातःधन कालीन, यहां विसर्ग है दोनों में, पयाधन पान और प्रातःधन कालीन दोनों में विसर्ग है। तो इसका देखिए प्रातः कालीन कैसे होगा? प्रातः काल का प्रातः काल, या परिवर्तन नहीं होगा, जिस प्रकार से इसमें विसर्ग रहेगा उसी प्रकार से आगे हो जाएगा। या कब होगा? जब विसर्ग के पहले आ होगा और विसर्ग के बाद में का खा पा फा में से कोई एक होगा। ठीक, फिर पयाधन पान, यह भी देखिए कैसे बनेगा, पया पान, जैसा है वैसा ही, परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ठीक, तो इसके परिभाषा देखिए क्या बना लीजिए आप। यदि विसर्ग के पहले आ हो और इसके बाद या कहिए विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई हो या कोई एक हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है या विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है। अब देखिए विसर्ग संधि का कौन सा चौथा नियम। विसर्ग संधि का चौथा नियम क्या कहता है? जब विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में क्या हो? रा हो, तो ह्रस्व ई, या देखिए एक चीज और ध्यान देना है, ह्रस्व ई या ऊ होगा पहले, इसका परिवर्तन ई का, ह्रस्व ई का दीर्घ ई में हो जाएगा और ह्रस्व ऊ का दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। किन स्थितियों में? जब ह्रस्व ई किसके? विसर्ग के पहले आए और ह्रस्व ऊ विसर्ग के पहले आए, दो में से एक कोई हो और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण क्या हो? रा हो, तब क्या? ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाएगा और ह्रस्व ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई ऊ का ई या ऊ, ई का ई और ऊ का ऊ हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग, चलिए। निधन रव, क्या? निधन रव, इसका देखिए ह्रस्व का दीर्घ होना, इसमें ह्रस्व ई है तो इसका दीर्घ ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नीरव, क्या? दीर्घ ई हो गई। अब आपको पहले तीसरी संधि याद रखने के लिए, कहीं तीसरी विसर्ग संधि का तीसरा नियम जो याद रखने का क्या है, इतना केवल आप याद रखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और चौथा नियम के लिए इतना हमेशा आपको मैं शॉर्ट करके बता देता हूं ट्रिक के जरिए, यह छोटी सी ट्रिक आप याद रखते हैं तो आपको विसर्ग संधि का नियम पूरा याद रहेगा। ये पहले के दोनों को हमने इसी तरह बताया है, इसको भी बताया। इसको आप यदि पांचों 7 नियम है, सातों को याद रखते हैं तो विसर्ग संधि किसी भी परीक्षा में आप कहीं अटकने वाले नहीं है। तब देखिए यहाँ क्या है? निधन रस है, यहाँ ह्रस्व ई है तो यहाँ रा है बाद वाले पद में, तो इसका क्या हो जाएगा? नीरस।
विसर्ग की जगह पे रा होगा, ठीक, इसको आपको ध्यान देना, वो विसर्ग के स्थान पे दीर्घ होगा। फिर यहाँ दुराज, क्या, दु धन राज, इसमें देखिए ह्रस्व उ है, तो इसका क्या हो जाएगा, दुराज। ठीक, ये क्या हो गया, विसर्ग संधि का चौथा नियम हो गया। विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या है, आहा के साथ, वो आहा कह रहे हैं, आ के विसर्ग के पहले आए और बाद में का खा पा फा में से कोई एक हो तो क्या, विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। और चौथा नियम क्या है, जब ह्रस्व ई के बाद विसर्ग हो या ह्रस्व उ के बाद विसर्ग हो और बाद वाले पद में क्या हो, रा हो, तो ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाता है और ह्रस्व उ का दीर्घ उ हो जाता है। यह विसर्ग संधि का चौथा नियम है। अब विसर्ग संधि के पांचवें नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या है, जब आ को छोड़कर, क्या, छोटा और बड़ा ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, कब, विसर्ग के पहले, या तो कहिए आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण सघोष हो। अब सघोष में जानिए, सघोष में कौन कौन से वर्ण होते हैं। सघोष में प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के या कहीं स्पर्शी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और यार अलावा हा तथा पूरे स्वर, क्या क्या, यहां देखिए सघोष में क्या क्या आता है, स्पर्श का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पूरा स्वर और या रा ला वा, इतना आता है किसमें, सघोष में। तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण इसमें से कोई एक हो तब क्या, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। कहां, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है कब, जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर, किसी भी दूसरे स्वर के बाद विसर्ग हो या विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो, घोष वर्ण हो या कहिए सघोष वर्ण हो। घोष और सघोष एक ही होता है। हमने इसको अलग अलग पूरा व्याख्यात रूप से अच्छे से पढ़ाया है, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई, यदि आपको देखना है तो घोष सघोष का वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपको नहीं पता है तो। लेकिन घोष में अभी आपको बता देते हैं घोष क्या होता है। घोष वर्ण में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण स्पर्श व्यंजन का या, ला, वा और हा और पूरे स्वर का, पूरे स्वर आते हैं इसके अंतर्गत। तब देखिए हम लोग इसका परिभाषा कैसे बनी है, इसकी परिभाषा देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, क्या, कोई भी स्वर, और विसर्ग के बाद, क्या, विसर्ग के बाद घोष वर्ण, घोष वर्ण अभी आपको हमने बताया ही, स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, फिर यार अलावा और हा और पूरे स्वर, इनमें से कोई आए तो क्या, विसर्ग संधि होगी और इसमें विसर्ग के जगह पे रा हो जाएगा, क्या, रा। तो हम इसका उदाहरण देखिए, निधन उपाय, तो क्या हो जाएगा, निरुपाय। फिर दुधन गंध, तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्गंध, रा आएगा इसमें ना सब में, दुर्गंध। फिर देखिए दुधन आत्मा, तो क्या हो जाएगा, दुरात्मा, क्या, दुरात्मा, दुरात्मा। देखिए यहां दीर्घ आ है, देखिए बाद में कोई भी स्वर आए लेकिन पहले इसमें क्या, आ और आ नहीं होगा। जिसे इसमें केवल दा होता तब नहीं आता या, कौन, पांचवा नियम नहीं लगता इसमें, लेकिन बाद वाले पद में आ है तो इसलिए आ का प्रयोग होगा, पूरे स्वर आते हैं ना घोष में। फिर निर्धन झर, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्झर। फिर देखिए निधनजन, तो क्या हो जाएगा, निर्जन। फिर दुधन नीति, क्या हो जाएगा, दुर्नीति। क्या हो गया, दुर्नीति।
यह व्यंजन विसर्ग संधि का कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा नियम था। आप केवल इतना याद रखिए, आपको तीनों विसर्ग संधियां याद रहेंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 नियम बताया था, उन दोनों नियमों का भी शॉर्ट फॉर्म हमने बताया था, तो उसको भी आप याद रखिएगा। वह वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वह भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।